आई होप सबने मुझे बहुत मिस किया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कई बार हम क्रिएटर्स बहुत ही मुश्किल से कोई कंटेंट लाते हैं और बनाते हैं। उन्हीं में से एक वीडियो यूट्यूब ने मेरी रिमूव कर दी। पता ही नहीं आज तक कोई रीजन। चाइल्ड अब्यूज, भाई ऐसा तो कुछ हमने किया ही नहीं। इस वीडियो को मैं दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। एक और बात सुनते जाओ, ये वीडियो जब लास्ट बार अपलोड की थी तब छोटी थी, अब थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मैंने पहले काफी सीन्स कट कर दिए थे। अब वो सारे सीन्स को मैं वापस इस वीडियो में जोड़ रहा हूँ ताकि आप वीडियो को दोबारा देखते हुए बोर ना हो। अब ये वीडियो पहले से भी ज्यादा अच्छी बनाई है। अगर आप बहुत जल्दी में हो तो प्लीज आप इस वीडियो को 2x पर प्ले कर लेना ताकि इस वीडियो को YouTube रेकमेंड कर पाए। और न्यू वीडियो भी जल्दी आने वाली है। और पहले बता दूं, अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा धाकड़ होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो में मेरा साथ दीजिए। री अपलोड। सन 1949 मलेशिया के सैरावाक स्टेट में अशरी हकीम नाम के शख्स के ऊपर रात के 2 बजे अचानक उसके घर की छत टूट के गिर पड़ी, लेकिन वो बच गया। उसने जैसे तैसे कर वो रात गुजारी, लेकिन सुबह होते ही उसे ये पता चला कि ये सिर्फ उसी के साथ ही नहीं, गांव के और लोगों के साथ भी कुछ इसी तरह की सेम घटना घटित हुई। किसी की झोपड़ी गिरी तो किसी का किचन तहस नहस हो गया। गांव के सभी लोग अचंभे में थे कि उनके साथ ये रातों रात क्या हो गया। जब उन्होंने तहकीकात की तो उन्हें पता चला पास ही के एक और गांव में भी कुछ इसी सेम तरह का माहौल था। सभी डरे सहमे पड़े थे। ऐसा भला क्यों? ऐसा उनके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बला को छेड़ दिया था और उसे नींद से जगा दिया था जो अब उन्हें रातों को कभी सोने नहीं देने वाली थी। आपने ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स की बहुत मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज हम जिस सर्वनाश की बात करने जा रहे हैं वो एक रियल इंसिडेंट है, ना कि कोई फिक्शनल स्टोरी। आज तक हमने जितनी भी वीडियो डाली, ये वीडियो थोड़ी सी अलग है, कुछ खास है। क्योंकि खैर सस्पेंस टूट जाएगा, बाद में बताऊंगा। देखिए, जब से इंसानों ने होश संभाली है तब से धरती पर कोई ना कोई नई तबाही देखने को मिलती रही है। हम इकोसिस्टम की इतनी मां बहन कर चुके हैं जिससे बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया। शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अलग थलग रहा है। वहां बहुत से जीव जंतु लाखों सालों से अपनी जिंदगी मजे से काट रहे थे, जब तक कि इन फिरंगियों ने अपना झंडा नहीं गाड़ा। इन्होंने वहां फार्मिंग शुरू की और अपनी भेड़ों को बचाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी फेंस यानी 5600 किलोमीटर की दीवार वहां की धरती पर गाड़ दी ताकि वो अपनी भेड़ों को वहां के नेटिव कुत्तों से बचा सकें। लेकिन इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बहुत सी प्रजातियां विलुप्त तो हुई ही, लेकिन कुछ का फायदा भी हुआ, जैसे कि कैंगरू और ईमू, जो फेंस के होने की वजह से खुद का शिकार होने से बचे रहे। ब्रिटिश लोगों ने वहां के इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया। हजारों स्पीशीज विलुप्त हो गई और जो बची थी उसे यूरोपियन लोग खुद गोलियों से भूनने लगे। वहां के जीव जंतु खून के आंसू रो रहे थे क्योंकि इंसानों को अपनी भेड़ों को जो बचाना था। वो कहते हैं ना कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाए तो ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता है। जी हाँ, यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब इन फिरंगियों को सिर्फ एक ही चीज सबक सिखा सकती थी और वो थे ईमू। Whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus, but they're hopeful of getting rid of the pest at last. They've never used this sort of scout. इन्होंने वहां फिरंगियों का जीना हराम कर दिया। वो उनकी फसलें खा जाते और अपने पैरों से फसलों को रौंद देते। यही नहीं, वो इंसानों के साथ भी 1-on-1 फाइट करते और उन्हें जख्मी कर देते, जिससे तंग आकर ब्रिटिश आर्मी मैदान में कूद पड़ी और मशीन गन से ईमोस पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया। 38 दिनों तक चला यह युद्ध ईमू वॉर के नाम से जाना जाता है और इस दिल दहला देने वाले खूनी युद्ध को ब्रिटिश आर्मी ने नहीं बल्कि
ईमूज ने जीता। ईमूज ने बड़े ही आराम से ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया। इंसानों और जानवरों के बीच हुआ ये एकलौता ऐसा युद्ध था जिसमें इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की जीत हुई। प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति जवाब देना जानती है। खैर, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? आराम से बैठो, आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेट 1950s मलेशिया के सैरावाक रीजन में लोग मलेरिया की वजह से बहुत ही तेजी से मरने लगे। जब इसकी खबर WHO तक पहुंची तो WHO ने एयरक्राफ्ट की मदद से कुछ दवाइयां उस आइलैंड पर फेंकी और उस दवा का नाम था DDT। देखिए, जो DDT है उसे आज के समय में बहुत सी कंट्रीज ने बैन कर रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इसके बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। लेकिन उस समय यानी 40s और 1950s के अराउंड इसका भरपूर यूज किया जाता था, क्योंकि तब रिसर्चर्स को इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स पता नहीं थे और सभी को लगता था कि यह तो चीज ही बहुत बढ़िया है, यह तो कीड़े मकोड़ों से छुटकारा दिलाती है, वो भी चुटकियों में। और तब तो लोगों को एनकरेज भी किया जाता था कि इसको अपने घरों में रेगुलर स्प्रे करें। यही नहीं, DDT को प्लेन से भी स्प्रे किया जाता था ताकि मलेरिया से छुटकारा पाया जा सके। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने तो इसकी सेफ्टी को साबित करने के लिए DDT को पीकर भी दिखाया था। बेवकूफी की सारी हदें पार। हालांकि DDT की वजह से उनका मिशन सक्सेसफुल रहा और मलेरिया के केस भी काफी हद तक घट गए। लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। उन विलेजर्स की छतें अचानक से गिरनी शुरू हो गई। DDT स्प्रे छिड़काव करने से भला छतों के गिरने का क्या कनेक्शन? देखिए, जो DDT की स्प्रे की जा रही थी उससे ना कि सिर्फ मच्छर मरे बल्कि उससे पैरासिटिक वॉर्प्स, ततेया यानी जिसे हम पीली मक्खी भी कहते हैं, उनका भी मर्डर होना शुरू हो गया। उससे हुआ ये, कैटरपिलर यानी गिद्ध सूंडी की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इन कैटरपिलर्स ने गांव के गांव उजाड़ दिए, यानी गांव की छतों को चबाना शुरू कर दिया, जो कि घास फूस और लकड़ी से बनी होती थी। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। इन पॉइजनस इंसेक्ट्स को एक तरह की छोटी छिपकली ने खाया और जब उन छिपकलियों को बिल्लियों ने खाना शुरू किया तो उस DDT की वजह से वहां की सारी कैट्स विलुप्त होने लगी। जब बिल्लियों का वहां से सफाया हुआ तो एंट्री हुई चूहों ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया और उनकी पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि उनका शिकार करने वाला तो अब था नहीं, तो ये चूहे खुलेआम अपना आतंक फैलाने लगे। इन आतंकियों ने हर जगह अपने बेस बनाए, कुछ टुकड़ियां घर के बाहर तो कुछ टुकड़ियां घर के अंदर आतंक मचा रही थी। किचन में, ड्रॉर में, कंबल में, टॉयलेट में, यहाँ तक कि सपने में भी। पीने का पानी पीने लायक नहीं और खाने की चीजें खाने लायक नहीं रही। अपने साथ वो बीमारियां भी फैलाने लग गए। चूहों ने काफी भयानक अल्ट्रा प्रो मैक्स डिजीज फैलाना शुरू कर दी। कहां उन गांव वासियों ने सोचा था कि उन्हें DDT से मलेरिया से राहत मिलेगी, लेकिन DDT ने तो नया सियापा खड़ा कर दिया, एक नई बीमारी के हत्थे चढ़ा दिया और घर की छतों से खुला आसमान दिखा दिया। देखिए, अब इतना सब कुछ होने के बाद वहां के वासियों ने फिर से WHO को मिस्ड कॉल मारी और कहा, सालों ये हमें कहां फंसा दिया, अब इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाओ। फिर WHO और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो किया जो आज तक कभी नहीं हुआ और ना ही कभी किसी ने किया था, क्योंकि अब उन बागी चूहों की आर्मी से निपटने के लिए पैरा कमांडोज की स्पेशल यूनिट रेडी हो रही थी, जिसमें चूहों का खात्मा करने वाले वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स थे। मानो जैसे वो कमांडोज इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह स्पेशल यूनिट चूहों को मारने नहीं, उन्हें हलाल करने आ रही है। ब्रिटिश रॉयल आर्मी का विमान सिंगापुर से मलेशिया के बोर्नियो आइलैंड की ओर उड़ान भर चुका है। सैनिकों ने पैराशूट पहन लिया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बचा है तो सिर्फ इस ऑपरेशन का नामकरण। ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन
ऑपरेशन कैट ड्रॉप स्टार्ट हुआ। 14,000 कैट्स को पैराशूट से सैरावेक आइलैंड पर एयर ड्रॉप किया गया और फिर वहां पर पहले से तैनात सोल्जर्स ने उन कैट्स को उनके मिशन पर भेज दिया और बहुत ही जल्द उस कैट आर्मी ने उन चूहों को खदेड़ना शुरू कर दिया। चूहों के सरदार ने इमरजेंसी लागू कर दी। पूरा एरिया अब रेड अलर्ट पर था। मियाऊ मियाऊ के सायरन से अब चूहों की आत्मा कांप उठी थी। चूहों ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्पेशल कैट फोर्स ने खून की ऐसी नदियां बहाई जिसे देख चूहों ने कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक दिए। मियाऊ सैनिकों ने चूहों के आतंक को शांत कर दिया और यह मिशन सक्सेसफुल रहा। बिल्लियों को नोबेल पीस प्राइज के रूप में दूध दिया गया और चूहों को चीर दिया गया। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आई नो शायद कुछ यूट्यूबर्स ने आपको कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी सुनाई होगी, पर हमसे बेटर कोई नहीं सुना सकता। उन्होंने कहानी तो सुना दी, पर ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च बहुत से चीजें छोड़ दी। अब सच्चाई सुनो। देखिए, यह बात बिल्कुल सच थी कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने कैट्स को ड्रॉप किया, पर 14,000 नहीं, सिर्फ 20 से 30 कैट्स के बीच ही प्लेन से एयर ड्रॉप की गई थी। लेकिन उन 20 से 30 कैट्स ने ही इतनी तबाही मचाई और खुद की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा ली थी, जिससे चूहों की संख्या कुछ ही महीनों में कम होने लगी। और इसका सबूत सिंगापुर के एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश है, जो कि मार्च 1960 का था, जिसमें लिखा था कि उन्हें 30 कैट्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी डोनेट करना चाहता है अपनी कैट्स वो लेकर आए। और इस बात को फ्लाइट की ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक में भी लिखा गया था। उसमें यह मेंशन था कि 20 से ज्यादा कैट्स को चूहों से वॉर करने के लिए ले जाया गया था। और यही नहीं, बाद में यह भी पता चला कि जंगलों पर तो डीडीटी का कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन घरों पर ज्यादा असर इसलिए देखने को मिला क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा तादाद में डीडीटी को स्प्रे किया जा रहा था, जिससे ततैया मरे और कैटरपिलर्स ने उनकी झोपड़ियां खा ली। और हाँ, उस वक्त कैट्स मरी जरूर थी, लेकिन छिपकलियों को खाने की वजह से नहीं, बल्कि वो खुद को चाटने की आदत की वजह से मरी थी। जब बिल्लियां डीडीटी के संपर्क में आ जाती थी, तो बिल्लियों ने खुद को चाटा और वो डीडीटी उनके स्टमक के अंदर चला गया और वो बिल्लियां मर गई। लेकिन कैट्स को एयर ड्रॉप क्यों किया गया? देखिए, ब्रिटिश एयरफोर्स को कैट्स को एयर ड्रॉप करने का आइडिया इसलिए आया था क्योंकि वो पहले भी ऐसा कांड कर चुके थे। उन्होंने सन 1954 में 2 कैट्स को सिंगापुर में एयर ड्रॉप करके देखा, वो भी पैराशूट से, क्योंकि उन्होंने कैट्स को मलेशिया के जंगलों में भेजना था, जहां पर सोल्जर्स कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी फूड सप्लाई को चूहे बर्बाद कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। मोरल ऑफ द स्टोरी, हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो, आने वाले एक समय में ये स्पीसीज धरती से गायब होने वाली हैं या कुछ हो चुकी है। नेचर के पास इंसान का इलाज है, पर इंसानों की लालच का नहीं। वी आर किलिंग आवर प्लेनेट, let us face it, there is no planet B. Over and out. What a waste of love.